So as we have done with the first chapter, so let's start with the second chapter. Second chapter is also the continuation part of the first chapter. तो इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं और let's start with the chapter. So as you can see in the screen, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे the chapter name is systematic of living organism. तो कभी भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, I first ask you to decode the line, okay, the decode the title. So यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है सर कि ये जो सिस्टमैटिक है ये है क्या, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. तो सिस्टमैटिक जब हम बोलते हैं कि हमको हमारी जो स्टडी होती है वो बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए और सिस्टमैटिकली करनी चाहिए, मीन्स व्हाट, एक प्रॉपर वे में. अगर मैं बहुत ही अच्छे से बोलूं तो एक क्या होता है, एक प्रॉपर वे. बट जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग द ऑर्गेनिज्म, जब इनको मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, ठीक है, जब हम ऑर्गेनिज्म में व्हेन वी टॉक with relation to the classification, तो सिस्टमैटिक क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी. याद रखना, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी. हमको पता है कि हम इस अर्थ में हम अकेले नहीं है, देयर आर वेरियस स्पीशीज और हम इन सब के साथ क्या करते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं. हर एक स्पीशीज का अपना एक रोल होता है जो वो एक इकोसिस्टम में क्या करता है, फॉलो करता है, राइट. तो अब मैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे तो स्टडी नहीं कर सकता हूँ, हाँ सबके सब क्या आएंगे, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएंगे. आई हैव टू कैटेगराइज देम, ठीक है, आई हैव टू कैटेगराइज देम एंड आई हैव टू क्लासिफाई देम. तो इस क्लासिफिकेशन को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. सो सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और उनके कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जब मैं सिस्टमैटिक समझाता हूं तो ऑब्वियसली ऑल द स्टूडेंट्स जैसे कि ओके सर हमको सिस्टमैटिक समझ में आ गया, बट जैसे ही उनके सामने एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, दे से टू मी सर हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक. इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, बिकॉज दोनों का मतलब क्या होता है, अगर देखोगे तो क्लासिफिकेशन होता है. आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनना, जब मैं सिस्टमैटिक की बात करूंगा इसमें मैं ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है. आई हैव ऑर्गेनिज्म एक्स एंड आई हैव ऑर्गेनिज्म वाई. इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से भी, ठीक है, कि ये जो एक्स है इसके पूर्वज क्या थे, राइट, ये कहां से डिराइव्ड हुआ है, इसका जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है, ठीक है, इसका जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है. सेम गोस विद दी वाई ऑल्सो, कि इसका कॉमन एंसेस्टर क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. तो यहाँ पे मैं उनको सिर्फ उनके बाहरी जो फिनोटाइप है जैसा दिखते हैं उसके हिसाब से मैं उनको क्लासिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी क्या कर रहा हूँ, ध्यान रख के उनको क्लासिफाई कर रहा हूँ. सो ये जो टर्म था दिस वॉज गिवन बाय दी जी सिम्पसन, ओके, दिस वॉज गिवन बाय द जी सिम्पसन. कौन से ईयर में, 1961 में. तो ये तो आपको क्लियर हो गया. चलो सिस्टमैटिक क्या है. अब थोड़े कंफ्यूजन टर्म पे आते हैं, टैक्सोनॉमी. याद रखना जब मैं टैक्सोनॉमी की बात करूंगा तो टैक्सोनॉमी भी सिस्टमैटिक का ही पार्ट है. टैक्सोनॉमी भी किसका पार्ट है, सिस्टमैटिक का ही पार्ट है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज ऑल्सो द क्लासिफिकेशन. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए. तो जब मैं टैक्सोनॉमी की बात करूंगा तो टैक्सोनॉमी को ये जो है ये डिराइव कहां से हुआ है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, राइट. तो अगर मैं ब्रेक करूंगा तो फर्स्ट वुड बी टैक्सिस, ठीक है, टैक्सिस वुड बी अरेंजमेंट, ठीक है, टैक्सिस क्या रहेगा, अरेंजमेंट. नॉमस मतलब क्या, लॉ और रूल. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहा हूँ इट इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट. बट ये जो अरेंजमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, रूल्स को फॉलो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है. एंड दिस वॉज गिवन बाय दी एपीडी कैंडोल, ठीक है. जो टैक्सोनॉमी है, राइट, ये किसने दिया है, ये जो टर्म कॉइन किसने किया था, एपीडी कैंडोल. और ही वॉज अ स्विस बॉटनिस्ट और उनका ये एरा था, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, इज द एपीडी कैंडोल. तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, कोई मुझे बोलेगा सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी सर शॉर्ट में कैसे याद रखूं, तो मैं बोलूंगा दोनों दे क्लासिफिकेशन है, दोनों को स्टडी करना क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है, दोनों में डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं. लेकिन सिस्टमैटिक एक बड़ा टर्म है, इट्स अ बिग अम्ब्रेला जिसके अंदर टैक्सोनॉमी भी आ जाता है. तो जब मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं, राइट, पूरे दूर तक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं. लेकिन जब मैं टैक्सोनॉमी की बात करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एपीडी कैंडोल, यहाँ पे अब आप बोलोगे सर क्लासिफाई फिर कौन से बेस पे होता है, सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी, सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी, सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी. टैक्सोनॉमी क्या रहेगा सर, टैक्सोनॉमी में पूरे स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान रखते हैं, राइट. इट इज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे करेंगे कि जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने वो लेते हैं हम लोग,
ठीक है, एक एक्स ऑर्गेनिज्म है, एक वाई ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों को मैं क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे करूंगा, राइट? तो विच आर द पैरामीटर्स दैट विल इन्फ्लुएंस माय क्लासिफिकेशन, विच आर द क्राइटेरिया दैट आई शुड फॉलो फॉर माय क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट थिंग क्या रहेगा कि मेरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑब्वियसली बात है, मेरा सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट क्या है, वो कौन से प्रोसेस से गो थ्रू करता है, उसके इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैबिटेट में रहता है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर है, मरीन है, समझ रहे हो? तो हर एक चीज को मुझे ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम ये सारी जो चीजें ना, दिस फॉर्म द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन फॉर द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा टैक्सोनॉमी में, तो विच आर द थिंग्स दैट आई शुड अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूँ, उनके फीचर्स को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, उनके फीचर्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, राइट, जिसमें कुछ गलत बात नहीं है, सर क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया कि सिस्टमैटिक क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? इमेजिन करो कि हम सब एक ही स्कूल में है, ओके, और उस स्कूल में कैसा है कि सारे टीचर्स नहीं है, ठीक है, मीन्स अलग अलग डिवीजन में नहीं है, ऐसा मत कि फिर स्कूल ही नहीं रहा, ओके, टीचर्स तो चाहिए ही, अलग अलग डिवीजन ऐसा नहीं है, एक ही बड़ा क्लासरूम है, बहुत बड़ा क्लासरूम है, स्पेशियस है, उसमें सारे बच्चे हैं फर्स्ट से लेकर 10th तक, कोई टीचर नहीं, बोलते ना कोई टीचर ऐसा अलग अलग डिवीजन में नहीं है, राइट, हर एक क्लास में हमने हर टीचर को भेज दिया, राइट, वो एक ही क्लास है, एक बड़ा सा क्लासरूम है, ठीक है, उसमें सारे स्टूडेंट्स को मैंने इंक्लूड कर दिया और सारे टीचर्स को भी बुला दिया और बोला चलो पढ़ाई करो। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे पढ़ाई होगी क्या? नहीं होगी। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे प्रॉपरली क्लासिफिकेशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक कोई चीज हो रहा ही नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे टीचर्स अगर एक साथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो किसी को भी कुछ भी नहीं समझेगा। तो उसी तरह से जब हम प्लेनेट की बात करते हैं तो हमारे प्लेनेट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, ठीक है, एक ही साथ एक ही अम्ब्रेला के अंदर, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज पॉसिबल? समझ लो, इसलिए हम चीजों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि हमारा लेक्चर है, तो आप बोलोगे सर कौन सा लेक्चर? बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा लेक्चर सर? आपका बॉटनी का कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्राइटेरिया को क्लासिफाई कर रहे हो, आप सॉरी आप सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे हो। तो क्लासिफिकेशन इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर मैं बोलूंगा सिस्टमैटिक यहाँ पे, ठीक है, तो सिस्टमैटिक को मैं ध्यान कैसे रखूंगा कि जब भी मैं कोई मुझे बोलेगा सिस्टमैटिक, तो आई विल से भाई यहाँ पे मैं तो क्लासिफिकेशन करूंगा। मैंने ये भी बताया क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, याद क्या रखना है वर्ड, इवोल्यूशनरी, ठीक है। और सिस्टमैटिक में मेरा टैक्सोनॉमी में आ गया, क्योंकि मैं उसको अगर क्लासिफाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजों को भी मैं क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा, ठीक है। जब टैक्सोनॉमी की बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे याद रखना है मैं यहाँ पे इवोल्यूशनरी टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सिस्टमैटिक एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर टैक्सोनॉमी आता है। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज, एंड नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जिस तरह से केमिस्ट्री में हम पढ़ते कि वी हैव IUPAC, राइट, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं फॉर एन ऑर्गेनिज्म को उसको नाम देने के लिए, और वो क्या है हम आगे स्टडी करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी क्लियर रहेगा। अब मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, याद रखना, लेट्स हाईलाइट दिस, इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। आप उनको डिस्टिंक्ट कैटेगरी में रखते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि अच्छा ये एनिमल है, तो आप बोलोगे ये एनिमल सर किस में हम डालेंगे? आप बोलोगे कैरेक्टराइजेशन देखो, मैं बोलूंगा ये स्नेक है, तो आप बोलोगे अच्छा तो सर एक काम करते हैं इसको हम रेप्टाइल्स में, समझ रहे, उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे कोई भी इंक्लूड करूँ टर्म को, तो हम जैसे प्लांट्स हो गया तो आप बोलोगे किंगडम प्लांटे में, ठीक है, फंगाई आ गया तो आप बोलोगे किंगडम फंगाई में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे classification is the arrangement of the organism or the group of organism in the distinct categories in accordance with a particular and a well established plan। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज को हम ऐसे ही क्लासिफाई नहीं कर सकते, we require a proper plan, और वो प्लान क्या है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आ रहा है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, नाम से मालूम पड़ता है आर्टिफिशियल मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल लेंगे तो ऑब्जर्वेबल,
एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स। एक सिंपल सी बात है, आप ऑब्जर्वेशन करके आप बोल दोगे कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये डॉग है, ये कैट है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें आप कोई इवोल्यूशन के हिसाब से स्टडी नहीं करते हो, आप बहुत डीपली स्टडी नहीं करते हो, यू जस्ट ऑब्जर्व और आप दोनों को क्या करते हो, अलग करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैबिट हो गया, कलर हो गया, ठीक है, ये सारी फीचर्स से आप क्या करते हो, दो स्पीशीज को आप कैटेगराइज करते हो और आप डिफ्रेंशिएट करते हो। ये जो सिस्टम था, दिस वाज गिवन बाय द कार्लोस लिनियस, ठीक है, दिस वाज गिवन बाय द कार्लोस लिनियस। तो अब ये हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे जो बोला, नॉन इवोल्यूशनरी, मैंने यहाँ पे क्या बताया, नॉन इवोल्यूशनरी, ओके। देन यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ये हो गया नेचुरल। अब सीधी बात है, जब मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ तो नेचुरल में क्या आएगा, सर चीजें जो ऑलरेडी नेचर ने यहाँ पे क्लासिफाई करके रखा है, राइट। जैसे मैं देखूंगा तो प्लांट और एनिमल, इन दोनों को देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि नेचर ने ऑलरेडी इनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। मैं अगर देखूंगा कोई मरीन एनिमल है और कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है, कोई मरीन एनिमल है और कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ये दोनों मुझे क्या दिखेंगे, देखने में मालूम पड़ेगा अलग। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, ये इसमें हम नेचुरली हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड दिस वाज गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी सीन एंड दिस हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द मैन, इट हैज क्रिएटेड बाय द नेचर। तो नेचुरली हम क्या करते हैं, उन चीज को स्टडी करते हैं। देन आता है फाइलोजेनेटिक। कभी भी वर्ड याद रखना, जब ये वर्ड आएगा फाइलोजेनेटिक, हमको एक वर्ड हमको ध्यान रखना है, बार बार आपके मन में आना चाहिए, एंड दैट वर्ड शुड बी that word should be evolution, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बात करूंगा, जैसे ये हो गया टाइगर, ठीक है, ये हो गया लायन। आज ये दोनों हमको अलग अलग स्पीशीज लगते हैं क्या है, राइट। टाइगर आपका अलग स्पीशीज है, लायन आपका अलग स्पीशीज है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था, राइट। ये दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए। सिर्फ टाइगर लायन नहीं, मैं इवन समझो लेपर्ड भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। हमें कैट फैमिली को हम अगर देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग, तो आज ये अलग अलग स्पीशीज है। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊंगा, ये हमने 10th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद रहेगा तो, राइट, कि इफ यू ऑब्जर्व द ह्यूमन आर्म, ठीक है, बैट का आपने अगर हमने स्टडी किया था, विंक, ठीक है, ये सब अगर आप पार्ट्स को देखोगे, वेल का फ्लिपर देखोगे, याद है हमने 10th में पढ़ा था। तो ये सब लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनके हम जब जॉइंट्स को हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ता है, यस, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इवोल्यूशन में वी हैड अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। तो उसी तरह से जब मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से क्लासिफाई करता हूं ऑर्गेनिजम्स को, तो यहाँ पे व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट आई ऑब्जर्व, दैट क्राइटेरिया इज इवोल्यूशनरी डिसेंट, कि मैं आया कहां से, मेरे पूर्वज कहां से, राइट। एंड फ्रॉम दैट यू गेट अ मच मोर ब्रिलियंट आइडिया। और याद रखना, जब भी इवोल्यूशन आएगा, तो मैंने बताया था, याद क्या रखना, आपका रिवीजन भी साइड बाय साइड करा रहा हूं, वो किसमें आ गया, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। एंड दिस वाज गिवन बाय द एंगलर एंड प्लांट्स, ठीक है, एंगलर एंड प्लांट्स। अब देख सकते हो, एंगलर एंड प्लांटलिस, बेंथम एंड हुकर। सो क्विक, ओके। जब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स है, नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स लाइक हैबिट, कलर, ठीक है, बाहर से आप देख सकते हो। तो दिस वाज गिवन बाय द लिनियस। नेचुरल मतलब क्या, ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स, एग्जांपल बेंथम एंड हुकर। देन फाइलोजेनेटिक की बात करेंगे तो इवोल्यूशनरी डिसेंट, ठीक है, इवोल्यूशन के आप हिसाब से आप स्टडी करोगे। एंड दिस वाज गिवन बाय द एंगलर एंड प्लांटिलिस, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी इनको मुझे मिटाना पड़ेगा, ये मुझे आपको दिखाना था, आपको नोट डाउन करना था, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर का, जो मैंने आपको यहाँ पे लायन लेपर्ड का बताया था, ठीक है, टाइगर का। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया है, एंड वो एग्जाम्पल क्या, अगर आप देखोगे तो आज का जो बैक्टीरिया है, जो आरके, आरके मतलब सबसे एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। अब वो जो बैक्टीरिया, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और हम यू कैरेटा की बात करेंगे, जिसमें यू कैरेट्स आते हैं। तो ये तीनों अलग है, आरके सबसे एंशियंट वाला बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करेंगे, एंड देन यू कैरेटा, ये तीनों अलग अलग चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं एट सर्टेन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल हैड कॉमन एंसेस्टर, राइट, समझा। तो
तो अब ये जो कॉमन एंसेस्टर का जो थ्योरी है, राइट, ये जो पार्ट है मैंने आपको अभी समझा दिया। नाउ लेट्स कम टू द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। थ्री डोमेन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये किसने दिया था थ्री डोमेन ऑफ लाइफ? दिस वाज गिवन बाय द कार्ल वोस, ठीक है। कौन से ईयर में? 1990। और इन्होंने बोला कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आर्के, ओके, आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। देखते हैं हम क्या है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ही वाज द कार्ल वोस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो डोमेन सिस्टम है, जो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम देखेंगे आगे, जो हम पूरा स्टडी करने वाले, किंगडम, फाइलम, ठीक है, पूरा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, आगे जो आपका पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन याद रखना हमारे हिसाब से हम क्या सोचते हैं कि जो किंगडम है सबसे ऊपर होता है, लेकिन किंगडम से भी ऊपर अगर कोई है तो वो क्या है? डोमेन है। किंगडम मतलब यहाँ पे हम राजा रानी की बात नहीं कर रहे, समझ रहे हो? किंगडम मतलब क्या आपको पता रहेगा, आई थिंक वी ऑल नो, ठीक है। जस्ट वॉज थोड़ा थोड़ा मूड लाइट करने के लिए अगर आपको पता रहेगा कि हमने स्टडी किया किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट आता है, क्या आता है? स्पीशीज। और सबसे बड़ा पार्ट क्या रहता है? आपका किंगडम। सो डोमेन से भी हम सोचते हैं किंगडम सबसे ऊपर है, लेकिन विच इज द यूनिट विच इज अबाउ द किंगडम, दैट इज द डोमेन। समझा? तो बैक्टीरिया और आर्की की अगर बात करूंगा तो ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक को वर्ड को ब्रेक कैसे करना है? प्रो मतलब क्या? पहले, कैरियोटिक मतलब क्या? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पहले का न्यूक्लियस, ठीक है, पहले का न्यूक्लियस। तो ये पहले का न्यूक्लियस कैसा था? जिसमें न्यूक्लियस जैसा कोई था ही नहीं चीज, मटेरियल था, लेकिन इट वाज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि मैं यूकैरियोटा की बात करूंगा तो व्हाट वी विल गेट, यू मींस बाद में, कैरियोटा मतलब न्यूक्लियस, बट यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एट द सेम टाइम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ मुझे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं। हम सबको यहाँ पे पता है, ये हमने 8, 9, 10 से हम पढ़ रहे हैं, राइट, कि हमारा जो सेल है वो एडवांस्ड है, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है, ये सेल आया भी कहाँ से? आपके पहले से। इवोल्यूशनरी के हिसाब से आप देखोगे तो प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट्स आए हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, आर्के, ये दोनों आपके प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन जब यूकैरियोटा की बात करूंगा तो ये किस में आएंगे? ये किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो अब अगर पीछे आपने जो डायग्राम देखा था, राइट, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर आपको ध्यान रहेगा तो, ओके वेट, आपको याद रहेगा तो यहाँ पे, ठीक है, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरियोट, तो ये दोनों क्या है? आपको दिखता रहेगा तो ये दोनों मेरे क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। लेकिन ये जो यूकैरियोटा क्या है मेरा, आप देखोगे तो ये यूकैरियोट्स में आएगा। दिस वुड बी कमिंग अंडर द यूकैरियोट्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टडी किया था हमने, बैठ जाते हैं। तो अब ये तीनों डोमेन में अगर आपको कभी पूछा जाएगा एग्जाम में, तीनों डोमेन में आपका सबसे यूनिक पार्ट क्या है, बराबर, तो आप बोलोगे सर सबसे जो यूनिक पार्ट है मेरा इसमें, मतलब तीनों डोमेन में, वो मेरे रहेंगे मेरे राइबोसोमल आरएनए। क्या रहेंगे बच्चों? राइबोसोमल आरएनए। अब जो राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? आरआरएनए। याद रखना तीन टाइप्स के आपके आरएनए होते हैं जो आपने स्टडी किया है, मतलब मैं बोलूंगा नॉन जेनेटिक, क्योंकि आरएनए की बात करेंगे ना हम, मैं जब भी आपको बताऊंगा ना आपको बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ठीक है। तो आपको चीजों को याद रखना है। आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लाइक डीएनए। जिस तरह से डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, उस तरह से आरएनए भी आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे प्लांट वायरस होते हैं, इसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, आप हम मतलब फॉलो करते रहो सो दैट कि आपको वो क्लियर होगा आइडिया। आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमको अब तक क्या लगता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्लांट्स के केस में बहुत सारे ऐसे वायरसेस है जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, और वो उनका जो डीएनए होता है वो आरएनए होता है। एंड हमको पता है वायरस के अंदर क्या होता है, आइदर वायरस के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, वायरस वुड बी हैविंग आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। समझा? तो अगर जब मैं बात करूंगा कि जेनेटिक मटेरियल तो हो गया, लेकिन आरएनए के नॉन जेनेटिक आप बताइए, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है? तो मैं बोलूंगा नॉन जेनेटिक में मेरे तीन पार्ट है। कितने पार्ट है बच्चों? तीन, ठीक है। एक है मेरा एमआरएनए, आरआरएनए, और एक है मेरा टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए मैसेज कैरी करता है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एमआरएनए क्या कैरी करेगा? मैसेज। किस चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। आरआरएनए पे क्या करेगा? ये वो जगह है, इट्स अ साइट, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और टीआरएनए क्या करता है? ये अमाइनो एसिड्स लेके आता है,
ये आपको 10th का एक काइंड ऑफ रिवीजन करा रहा हूँ। ये अमाइनो एसिड लेके आता है, वो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जुड़ते हैं और बनाते हैं लास्ट में। ओके, ये शायद आपको पीछे का पार्ट रहेगा, राइट? मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो आपको ये दिखेगा नहीं। आई फॉरगॉट दिस, मतलब मेरे पीछे आपको ये सब दिखता रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको। व्हाट शुड आई डू? आई शुड इरेज इट। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखो तब तक इसको रफ कर रहा हूँ कि mRNA जो होता है वो मैसेज कैरी करता है, इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस का। rRNA आपका क्या कैरी करता है? rRNA वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बनता है, ठीक है। एंड आपका tRNA क्या है? आपका tRNA आपका वो अमाइनो एसिड्स लेके आएगा प्रोटीन बनाने के लिए, समझे बच्चों? ठीक है, तो अगेन कोई दिक्कत नहीं, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, सो होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आरएनए की यहाँ पे मैं बात करूंगा तो ये एक आरआरएनए हो गया। तो आरआरएनए में मेरा क्या रहेगा? साइट और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। वहां पे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। फिर आता है आपका mRNA, ठीक है। ये क्या कैरी करेगा? मैसेज। मैसेज किसके लिए? किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है आरआरएनए। आरआरएनए सॉरी मैंने बता दिया, राइट? लेट्स स्टार्ट विद दी टीआरएनए। तो टीआरएनए आपको क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, टीआरएनए वो अमाइनो एसिड लेके आएगा, ठीक है। टीआरएनए अमाइनो एसिड लाएगा, इस चीज के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये अमाइनो एसिड से जुड़ेंगे और बनाएंगे प्रोटीन, समझा? प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसा नहीं मेरा ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो तीनों डोमेन्स की हमने बात की। इन तीनों डोमेन में सबसे यूनिक पार्ट आपका होता है राइबोसोमल आरएनए। मैंने आपको बताया कि जब वायरस के केस में हम देखते हैं तो यहाँ पे वायरस के केस में आइदर डीएनए होता है या आरएनए होता है, कभी भी दोनों आपको साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको आरएनए बताया कि आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। वो हमने आगे हम बताऊंगा आपको मैं प्लांट केस में, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो जब मैं जेनेटिक की बात किया तो आरएनए, आप नॉन जेनेटिक की बात करेंगे तो आपका क्या क्या आता है? आरआरएनए। जब मैं प्रोटीन बनाता तो आता है आपका एमआरएनए। एमआरएनए आपका आता है डीएनए से। एमआरएनए मैसेज कैरी करता है किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। आरआरएनए क्या है? वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। और टीआरएनए आपका क्या है? वो अमाइनो एसिड लेके आता है किस चीज के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए, क्लियर है? तो आरके अभी आप बोलोगे यहाँ पे सर आपने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, आरके हो गया, देन आपने हमने बैक्टीरिया देखा और यू कैरेटा देखा, ठीक है। तो ये तीनों अलग है, लेकिन हमको पता है बैक्टीरिया, हमको यू कैरिया भी पता है, लेकिन आरके क्या है? आरके ना ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते पता है? एक्सट्रीमोफाइल्स। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। वाई? फाइल मतलब प्यार। किससे प्यार करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन से प्यार करते हैं, ठीक है। दे लव द एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी, एसिडिक कंडीशन। अब बोलोगे ऐसी जगह पे क्यों बैक्टीरिया रहेगा? क्योंकि हमको ये समझना चाहिए कि अभी जो अर्थ है वो पहले से अर्थ ऐसा नहीं था, राइट? अर्थ पहले बहुत ही एक बोलते ना रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का टाइप था, जहाँ पे नो ऑक्सीजन तक नहीं था, समझ रहे हो? तो उस टाइम पे जब लाइफ आया रहेगा तो आपको क्या लगता है वो लाइफ कैसा रहेगा? ऑब्वियसली वो अर्थ की कंडीशन के हिसाब से उसने खुद को एडेप्ट किया रहेगा, समझ रहा है? तो आरके क्या है आपका? ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, एसिडिक कंडीशन हो गया, ठीक है, बिकॉज उनको एक्सट्रीम कंडीशन पता है। और ऐसा कंडीशन में जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं है। तो इतना क्लियर है। और डीप में हम क्या करेंगे? आगे स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे आपका डोमेन्स। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। डोमेन्स ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट थिंग में आपका आता है, फर्स्ट आपका आता है आरके। तो आरके आपका क्या है? ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स एन एंशिएंट बैक्टीरिया एवरीवन, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा? आरके आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आप देख सकते हो ये एंशिएंट बैक्टीरिया मैंने बताया, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, और ये किसमें आते हैं? किंगडम आर्के बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा बैक्टीरिया की। याद रखना मैंने बताया था किंगडम किसके अंदर आता है? डोमेन के अंदर, ठीक है। आप तो यहाँ पे देख सकते हो ये किंगडम, ठीक है, ये पूरा किंगडम, ये किसके अंदर आते हैं? डोमेन्स के अंदर। तो डोमेन एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर किंगडम्स आते हैं, और किंगडम्स के नीचे हमारा पूरा कैटेगरी टिल स्पीशीज, जो हम स्टडी करेंगे आगे। तो बैक्टीरिया की बात करेंगे तो आपका एक आ गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें आप देखोगे किंगडम यू बैक्टीरिया,
यू बैक्टीरिया आर रिगार्डेड एज द ट्रू बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो यूकैरियोट की बात करेंगे तो ये क्या मेरे आएंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना जब सिंपल सी बात है, मैंने बोल दिया आर्के बैक्टीरिया, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में फिर धीरे धीरे क्या हुए, बैक्टीरियाज भी अडेप्ट होते गए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स को, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट को। तो ये ट्रू बैक्टीरिया जो हम जिनको हम कंसिडर करते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये पूरा पार्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है, आपको अब बोलो यहाँ पे एक है तो मोनेरा भी है। ठीक है, इसी के अंदर आपको कंसिडर होता है किंगडम मोनेरा, तो हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिस आपका 5 किंगडम सिस्टम है एंड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर। तो इसको हम बोलते हैं RH विटेकर। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो और इसको याद रखना है, हम ये अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, RH विटेकर। तो आप देख सकते हो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये पूरा किंगडम है और इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन में वेज देख रहे थे ना, तो एक आपका आएगा कीमोटैक्सोनॉमी। तो व्हाट बेसिकली कीमोटैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन व्हाट? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसे मैं बोलूंगा कि सेल वॉल की बात करूंगा तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है, एक सुरक्षा कवच जैसा अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, फिर और एक उनके पास कवरिंग है सेल वॉल। क्यों? क्योंकि हम मोटाइल है, हम मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकते, तो प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। सेल वॉल डेड सेल से बना हुआ है, बट जो कंपोजिशन है ना सेल वॉल का, वी कैन फाइंड डिफरेंट डिफरेंस होता है। बोलोगे सर है क्या, बताओ। सो कीमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या? हियर यू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कौन से स्ट्रक्चर में? याद रखना, केमिकल स्ट्रक्चर में, राइट, उसके हिसाब से आप क्लासिफाई करते हो। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया, जब भी कोई बोलेगा कीमोटैक्सोनॉमी तो आप क्या बोलोगे? हमको सर ने बताया है कि हम उसको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा आर्के बॉल की। आर्के का जो है अभी बताया एक्सट्रीमोफाइल, सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया में, राइट। तो इनके पास क्या होता है? दे डोंट हैव द पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? एक सिंपल सी बात है, पेप्टिडोग्लाइकन की बात करो तो इसको वर्ड को ब्रेक करो, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन मतलब क्या? एक आपका है पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और आपका ग्लाइकन मतलब यहाँ पे आपका आ गया शुगर। ठीक है, इन दोनों का कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन। तो इनके पास सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, बराबर। लेकिन जब मैं बात करूं प्रोकैरिया का, प्रोकैरिया, ठीक है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, समझ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे प्रोकैरिया और मैंने यहाँ पे जो आर्के, इन दोनों को मैंने क्लासिफाई कौन से बेस पे किया? कीमोटैक्सोनॉमी में कौन से बेस पे किया? ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अमंग यूकैरिया, यूकैरिया में हम देखेंगे तो फंगाई की बात करेंगे। अगर आपने कभी देखा रहेगा, जैसे कॉकरोच का अगर आपने स्किन देखा है बाहर से, थोड़ा सा शाइनी काइंड ऑफ प्लास्टिक जैसा आपको दिखता रहता है, राइट। तो वो जो आपका कवरिंग है वो कौन सा कवरिंग है? टाइटेनियस सेल वॉल है। क्या है बच्चों? टाइटेनियस सेल वॉल। जबकि मैं प्लांट्स की बात करूंगा तो प्लांट्स के अंदर मुझे क्या मिलेंगे? सेलुलोसिक सेल वॉल। सेलुलोसिक सेल वॉल मतलब क्या? किससे कंपोज्ड है? सेल्यूलोस। याद है ना, हमने 10th में पढ़ा था कि हम सेलुलोस को डाइजेस्ट कर सकते थे एक टाइम पे, ऐसा मानते थे कि हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन था, याद है, वोमिफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन आज वो है, अपने अपेंडिक्स है, लेकिन वो क्या होता है? यूज होता है क्या उसमें? वो क्या हमको जो सेलुलोस हमको पहले डाइजेस्ट कर सकते थे, आज हम डाइजेस्ट कर पा रहे क्या? नो, बिकॉज हम मानते थे कि वो जो वेस्टिजियल ऑर्गन आपका है, जो अभी वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल मतलब क्या? एक ऐसा ऑर्गन जो पहले काम करता था लेकिन आज काम नहीं करता है। किस कारणवश? इवोल्यूशन में हमको उसकी जरूरत नहीं थी। तो ऐसा मानते थे कि जो सेलुलोस है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता था, बिकॉज पहले का जो मैन था वो कच्चे खाने खाता था। आज हम खा सकते हैं क्या? घास फूस आपको दूंगा, बोलूंगा चलो घास ग्रास को आप खाओ, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे सर आप भले उसके अंदर सेलुलोज है जो एक तरीके का स्टार्च है, लेकिन मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इसको डाइजेस्ट करने के लिए मेरे को जो एंजाइम चाहिए, वो जो एंजाइम है मेरे पास नहीं है, और वो एंजाइम क्या है? सेल्यूलेज। तो एक सिंपल सा मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई। अभी कोई बोलेगा कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? तो कीमोटैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होगा? ये सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। कौन से हिसाब से? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, अभी इसको आपको चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया नहीं है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा।
इतना सिर्फ याद रखो, नाम से मालूम पड़ता है न्यूमेरिकल, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ड को ब्रेक करो। तो न्यूमेरिकल मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या स्टडी करना है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगा इट वुड बी बेस्ड अपॉन दी एल्गोरिदम। ठीक है, ये कौन से, ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा बच्चों, क्विक, इस पे रहेगा, सो मत इधर ध्यान दो, इस पे बेस्ड रहेगा एल्गोरिदम। ऑब्वियसली जिसका ध्यान नहीं था उसको मैंने बोला। तो एल्गोरिदम, अब ये एल्गोरिदम मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, बट वो किस में होगा, एक सॉफ्टवेयर में होगा और वो कंप्यूटर के अंदर होगा। ठीक है, तो दिस इज बेस्ड अपॉन द क्वांटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड वी डेवलप एल्गोरिदम फॉर द क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे सर इसमें है क्या, लेकिन सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो बेसिक एम है इस टैक्सोनॉमी का, वो बेसिक एम क्या है बच्चों, यहाँ पे द बेसिक एम ऑफ दिस टैक्सोनॉमी इज टू क्रिएट अ टैक्सोनॉमी यूजिंग द न्यूमेरिकल एल्गोरिदम। हम नंबर्स को यूज करेंगे ताकि हम क्या करेंगे, सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सके एक क्लस्टर एनालिसिस के रूप में सॉफ्टवेयर में, समझ रहे हो, rather than सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। मतलब यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट को इतना पूरा डीप में स्टडी करके हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सिमिलैरिटीज। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब प्रॉपर्टीज तो देख ही रहे लेकिन उतना डीप में हम स्टडी नहीं कर रहे। जैसे एक आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे समझा नहीं हमको। प्रॉब्लम नहीं है, समझा नहीं तो वापस समझा देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एक्स ऑर्गेनिज्म है, एक वाई ऑर्गेनिज्म है। अब होता क्या ना, मैं यहाँ पे ओवरऑल, हाँ इसको आप ऐसे याद रखो, यहाँ पे व्हाट वी ऑब्जर्व ओवरऑल सिमिलैरिटी, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, ओवरऑल सिमिलैरिटी। व्हाट डू वी ऑब्जर्व बच्चों, वी ऑब्जर्व हियर द ओवरऑल सिमिलैरिटी। समझा, जैसे अभी यहाँ पे बोलूंगा ये जो ऑर्गेनिज्म है और ये जो ऑर्गेनिज्म है, और एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, चलो जेड ऑर्गेनिज्म लेंगे, तीनों को मैं कंपेयर करूंगा। अब मैं बोलूंगा ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके अंदर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कुछ 60% मैच हो रहे वाई से, और इसके अंदर कितने प्रतिशत मैच हो रहे, 90%। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कैटेगराइज करूंगा। तो एक, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ एक एक कैरेक्टर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को हम क्या देते हैं, इक्वालिटी कंसिडर करते हैं। हर एक कैरेक्टर का अपना एक इक्वल क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे टैक्सोनॉमी स्टडी करोगे, ठीक है, लेकिन नंबर्स के फॉर्म में न्यूमेरिकल एल्गोरिथम रहेगा। हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस आप दोगे, ठीक है, एवरी कैरेक्टर विल डिजर्व द इक्वल इंपॉर्टेंस, एंड देन इसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, उनको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, ओवरऑल सिमिलरिटी आप ऑब्जर्व करोगे, ओवरऑल सिमिलरिटी एंड ओवरऑल डिफरेंसेस, बट यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ये कौन करेगा, कंप्यूटर एल्गोरिथम करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है ना, इनका हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन मतलब क्या, सीधी बात है, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे नंबर्स, अंडरस्टूड। ठीक है, तो हमने स्टार्ट, अगर आप देखोगे तो वी हैव स्टार्टेड विद दिस। ओके, हमने स्टार्ट कहां से किया, अगर आप देखोगे तो हमने पहले सिस्टमैटिक स्टडी किया। ठीक है, सिस्टमैटिक के बाद हमने ये देखा सिस्टमैटिक है क्या। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑल काइंड जो डाइवर्सिटी, उन सबको हम ध्यान रखते हैं। मेनली हम किसको कंसिडर करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, हायरार्की फॉलो करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग हम स्टडी करते हैं, अंडरस्टूड। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सिस्टम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, ये हमने पूरा पार्ट देखा। फाइलोजेनेटिक, मैंने आपको बताया कि जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा, नेचुरल मतलब क्या रहेगा आपका, यहाँ पे नेचुरल मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आपका जो नेचर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखते हैं वो बेंथमैन हुकर नहीं जाता। ठीक है, फाइलोजेनेटिक मैंने बताया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गिवन बाय द एंगलर एंड प्रेंटलेस, बार बार मैं कंफ्यूज होता हूँ, वर्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, प्रेंटलेस से। देन द फर्स्ट पार्ट वाज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपका जो क्लासिफिकेशन था, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स पे कर रहे हो, इसमें कोई इवोल्यूशनरी आपको डिसेंट को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा हमने स्टडी किया था। उसके बाद मैंने आपको डोमेन के बारे में बताया कि डोमेन किस तरह से किंगडम से भी बड़ा है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम फंगाई, मोनेरा, देन आपका किंगडम फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। ये पढ़ाया नहीं, आपको ओवरव्यू खाली दिया कि ये डोमेन के अंडर आते किंगडम्स। किंगडम सबसे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर डोमेन है, और उसको स्टडी कब करेंगे, आगे। फिर आपको बताया कि हर एक चीज का क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है। आपको जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा ना मैंने यहाँ पे, कि किस तरह से एक आपका बैक्टीरिया है, और आपका आर्के बैक्टीरिया है, और आपका यू बैक्टीरिया, इन तीनों का आपका होता है, ये तीनों आपके जो आते हैं वो किस में आते हैं, आपके इन तीनों एक ही एंसेस्टर से डिराइव्ड है।
तो ये जो आपको जो डायग्रामेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे आपको मैंने ये भी दिखा है, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों आज अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम में क्या था, ये तीनों के एक ना एक कॉमन एंसेस्टर थे, राइट। तो ये जो मैं आपको डायग्रामेटिकली जो बता रहा हूँ, वो डायग्रामेटिकली इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। व्हाट डू वी से? क्लैडोग्राम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। और इसको मैं स्टडी कैसे किया, अगर आप देखोगे तो इसको स्टडी कैसे किया, मैंने इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकाला पीछे से, राइट, कि मैं पीछे जाते गया। तो इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक स्टडी। व्हाट वी से? इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक स्टडी, या तो स्टडी को खाली हम बोलेंगे फाइलोजेनिक। और उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लैडोग्राम। क्लियर है इतना एवरीवन? ठीक है, तो अब चीजों को स्टडी करते हैं। व्हाट इज क्लैडोग्राम? मैंने अभी आपको बताया एक टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है, अ डायग्राम ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इज अ क्लैडोग्राम, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था? आरके, ठीक है, आरके हो गया, देन आपका बैक्टीरिया, देन आपका यूकैरिया। ऑल ऑफ दिस, ये सब आपको अलग अलग है, लेकिन दे ऑल हैव बीन डिराइव्ड, they all have been derived from a common ancestor. They all have been derived from the common ancestor. ठीक है, तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न को व्हाट डू वी से? वी से इट एज द क्लैडोग्राम, ठीक है, इट्स अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है, और ये 3 डोमेन जैसा एग्जांपल है, इट इज द क्लैडोग्राम। याद रखना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं क्लैडोग्राम, और उस स्टडी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी। इसमें हम व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स अ हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप डिनोटिंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। फाइलोजेनी अभी मैंने बताया, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है क्लासिफिकेशन का, बिकॉज यहाँ पे खाली हम ये देखते नहीं कि मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस देखते, जैसे मैंने आपको बोला कि जो लायन और टाइगर है लोग मॉर्फोलॉजी में अलग है, बराबर, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि एक जो बड़ा टाइगर का ग्रुप है, राइट, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है टाइगर है, एक जो बड़ा ग्रुप है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है लायन है, ये लोग पहले के टाइम पे देखोगे तो ये लोग डिराइव होते कॉमन एंसेस्टर से। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि इवोल्यूशन की स्टडी को मालूम पड़ता है, देन आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ, इनकी जो प्रजाति आज है वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे इनके एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता, फिर ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हुए, अलग अलग बने। तो ये आपको और आगे क्या करता है, स्टडी करने में हेल्प करता है, जो आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज होना, पीछे जैसे यहाँ पे आया ये कन्वर्ज हुआ, ऐसे डाइवर्ज मतलब क्या सेपरेशन हुआ, तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज बहुत बड़ा पैटर्न बनता है ये, अगर आप समझ पाओ तो, ठीक है। अगर ये कॉमन एंसेस्टर है तो यहाँ से ये आया, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, तो ये जो पूरा स्टडी ना, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। तो अब देखते हो ऐसा पीछे 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 जाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा? कॉमन एंसेस्टर मिलेगा। तो आई थिंक मैंने